कैसे बच्चों, ये वीडियो उनके लिए है जो नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नहीं जो काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। तो नीट 2027 के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 सवाल है। स्टार्ट कहाँ से करें, 11th क्लास से या 12th क्लास से, या फिर उन पार्ट से जो हमने पहले पढ़ी नहीं। दूसरा, फिजिकल से करें, ऑर्गेनिक से करें या इनऑर्गेनिक से करें। एक और भी पार्ट है कि क्या हमें अभी से टेस्ट देना चाहिए या टेस्ट के लिए हमें थोड़ा वेट करना है। सबसे पहले, क्या तुम्हें 11th क्लास से स्टार्ट करनी चाहिए? 11th क्लास से स्टार्ट करने का एक बेनिफिट ये है कि जो चैप्टर्स हैं वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीक्वेंस के अंदर है, तो फाउंडेशन तुम्हारी क्लियर हो जानी है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि तुम्हारी जो वीकनेस है, क्या वो 11th क्लास है या 12th क्लास है, इसका तुम्हें आइडिया लिखना। और स्टार्ट के अंदर हमें पेस का पता नहीं होता, आराम से चलते हैं। क्या 12th क्लास से स्टार्ट करें? 12th क्लास से स्टार्ट करने का एक बेनिफिट ये है कि ज़्यादातर चीज़ें तुम्हारी मेमोरी के अंदर है, तो तुम्हें इंटरेस्ट भी लगेगा, तुम्हें बढ़िया भी लगेगा। लेकिन उसका एक नुकसान ये है कि उसके चक्करों में 11th क्लास फिर से इग्नोर ना हो जाए। क्या सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, जो चैप्टर तुमने पहले पढ़े ही नहीं, ऐसे भी चैप्टर होंगे जो तुमने पढ़े नहीं, जैसे सॉल्ट एनालिसिस का चैप्टर हो सकता है, तो उन चैप्टर्स को कब करें? तो आंसर ये है कि 11th क्लास 12th क्लास के हिसाब से नहीं जाना है। तुम्हें ये आइडिया लगाना है कि तुम्हारी वीक चैप्टर कौन से है। तो ये कैसे डिसाइड करा कि वीक चैप्टर कौन से है? इतने दिनों में तुम्हें आइडिया लग गया होगा। एक बार तुम्हें लिटमस टेस्ट लेनी है। 40% से कम आ रहे तो बहुत ही वीक से चैप्टर है, मरा हुआ चैप्टर है। लेकिन अगर उसी चैप्टर के अंदर तुम्हें 80% से ज़्यादा मार्क्स आ रहे या 80% आ रहे, तो कंफर्ट है तुम्हारी उसके ऊपर। और इन बिटवीन आ गए 40 से 80, तो एवरेज है। तुम्हें स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए? जो मरा हुआ चैप्टर है या जो चैप्टर तुमने पढ़ा ही नहीं है, वहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। अब सॉल्ट एनालिसिस से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ी नहीं। आंसर है नहीं, वहाँ से मैं स्टार्ट। तो ये बेसिकली एक सिनॉप्सिस है। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन सबको मिला के एक चैप्टर बनाई, उसका नाम रखा सॉल्ट टेस्ट। तो ये तुम्हें कभी भी स्टार्ट भी नहीं करना है। तो स्टार्ट तुम्हें कहाँ से करनी चाहिए? मान लो तुम्हें ऐसा मालूम होता है फिजिकल के 3 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर हैं। इतने चैप्टर से जो बेकार हैं, तो इन बेकार में भी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? सबसे पहले फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक। ये सीक्वेंस तुम्हें फॉलो करना है। फिजिकल में क्या है, उनका एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है नहीं। इनऑर्गेनिक में क्या है, उनके लिंक है, थोड़े बहुत लिंक है। बेसिकली सारे इनऑर्गेनिक चैप्टर्स के लिंक केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल से है, और आपस में भी थोड़े बहुत लिंक है। और किससे सबसे आखिर में करना चाहिए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ उलझी रहती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुमने ऑर्गेनिक पढ़ी, एक चैप्टर पढ़ा, हो सकता है तुम्हें दूसरे चैप्टर बिल्कुल समझ ना आए। और कई बार ऐसा होता है कि पहले 3 चैप्टर तुमने पढ़ लिए, तो चौथे और 5वें चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन 4th और 5th चैप्टर के अंदर जो तुमने पहले पढ़े उसके रिविजन है, थोड़े बाद में दे देना। लेकिन डेली टेस्ट तुम्हें देनी है चैप्टर की, सब टॉपिक की। आप फुल टेस्ट मत दे, लेकिन सब टॉपिक के टेस्ट जरूर लगाए। सब टॉपिक के टेस्ट जरूर लगाए। तुमने जो टॉपिक, जो तुम्हारी सबसे वीक चैप्टर है और वीक चैप्टर के अंदर जो वीक सब टॉपिक है, उसकी टेस्ट लगानी है। ऑब्जेक्टिव ख़त्म नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव तुम्हें बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है। कितनी? कम से कम तो इतनी करनी है। कब? अभी से लेके अगले 3 महीने तक। और फिर उसको आगे बढ़ाना है, फिर और भी बढ़ाने, फिर और भी बढ़ाने। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना बढ़िया है। लेकिन क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस तुम्हें मेडिकल कॉलेज तक पहुँचा सकती? आंसर ही नहीं पहुँचा सकती। फिट नहीं है तुम्हारे पास। या फिर लेट्स से कि तुमने 20,000 बना लिए और इसकी 70% है, तो एक्चुअल एग्जाम में तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे? क्या कोई ऐसी कैलकुलेशन है? थोड़ी बहुत है, हमने करी है। क्या कैलकुलेशन है? कैलकुलेशन ये है कि जो तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं ना, ये फॉर्मूला है 9 × x - 20%। यानी इस वाली केस में 9 × 50 तो 450 मार्क्स आएंगे तुम्हारे। कब आएंगे 450? जब तुमने 20,000 क्वेश्चन सॉल्व करे और उसकी एक्यूरेसी कितनी है? 70%। तो इसका हमें ध्यान रखना है। मान लो तुमने 80,000 क्वेश्चन सॉल्व करा और इसकी एक्यूरेसी है 90%। अब क्या होगा? अब फिर से वही फॉर्मूले 9 × अगर हमने 90 - 20 करा तो कितनी आ गई? 70। तो ये आ गई 630/720। इसमें क्या लेना देना है? इनका आपस में ये लेना देना है कि अगर तुमने अपनी गलतियों को अगर गलतियों को एनालाइज नहीं करा, उसे फिक्स नहीं करा, तो अगली बार वो रिपीट होनी है। तो 3 चीज़ें होती है। हमें हमारा वीक पॉइंट नहीं मालूम होता, हमें वीक पॉइंट मालूम होता है, हम उसके ऊपर काम नहीं करते। हम उसके ऊपर काम भी करते, लेकिन वो हमारी मेमोरी में रहता नहीं, क्योंकि हम उसे रिवाइज नहीं करते। तो तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ पे? तुम्हें वीक पॉइंट नहीं मालूम,
तुमने उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं करी, तुमने रेक्टिफाई करने की कोशिश करी, सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि एक या दो बार करी, उसको बार बार रिवाइज नहीं करा। तो ये चीज़ें होती हैं। ये सारी बातें किसके लिए? 2027 के बच्चों के लिए, जो अपनी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। उन्हें अगर मान लो अक्टूबर में जाके मालूम होते कि उनका सिलेक्शन नहीं होना, तो क्या उनके पास इतना टाइम होगा कि वो फिर से तैयारी कर पाए? इसका तुम्हें ज़रूर ध्यान रखना है। इसलिए एडवाइजेबल ये है कि प्रैक्टिस पूरी तरीके से बंद ना करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे।